नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ जून 2021 की तैयारी का शुभारंभ कर रहे हैं। नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। ये पहली वीडियो है वीडियो श्रृंखला के हिसाब से। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं साथियों, वो है भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य उनके विचार काव्य के साथ संबंधित जो भी विचार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि काव्य किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या खास बातें होनी चाहिए, उनके विचार हम आपके सामने साथियों रखने वाले हैं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जिस विद्वान से हम शुरुआत करने वाले हैं उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास के समय काल के हिसाब से मैं सबसे पहले उनको ही ले रहा हूँ। 3000 ईसा पूर्व पहले उनका जन्म माना जाता है, बहुत पुराने हैं। और उन्होंने 18 पुराणों की गणना की, उसमें से अग्नि पुराण की हम बात करेंगे। उस पुस्तक में, उस पुराण में इन्होंने अपना जो विचार दिया है काव्य से संबंधित, वो काफ़ी तर्क संगत माना जाता है। ठीक है, तो अग्नि पुराणकार भी कहा जाता है वेद व्यास को, जो भी हम बता देते हैं। जो मत दिया है वो इस प्रकार से है कि संक्षेपाद वाक्यमिष्ठाद व्यवसिन पेदावली काव्यम स्फुटदलकारम गुणवदोष वर्जितम। क्या है? संक्षेपाद वाक्यमिष्ठाद व्यवसिन पेदावली काव्यम स्फुटदलकारम गुणवदोष वर्जितम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो विशेष अर्थ हैं, अभिष्ट भी कहा जाता है वैसे, विशेष जो अर्थ होते हैं ना काव्य के, उसको संक्षेप में दिखाया जाए, संक्षेप में होना चाहिए। काव्य का जो अर्थ है, ठीक है, वो संक्षेप में निकलना चाहिए। वाक्य मिष्ठाद व्यवसिन पदावली, अर्थात वाक्य में जो अर्थ है उसका सरल अर्थ निकले। ठीक है, और व्यवसिन पदावली का मतलब यही है कि जो क्षण हैं, मतलब व्यवहार में लाने वाले क्षण उसमें होने चाहिए। काव्य की पंक्तियाँ व्यवहारिक हों, व्यवहारिक क्षणों में प्रयोग की जाने वाली हो। ठीक है, और पदावली का मतलब तो पता ही है, काव्य पंक्तियाँ। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे है साथियों, काव्यम स्फुटदलकारम गुणवदोष वर्जितम। आगे वो यही कहना चाहते हैं कि जो कविता है, ठीक है, उसमें अलंकारों का प्रयोग भी हो, मतलब अलंकार युक्त हों और गुण युक्त होने चाहिए। काव्य के 10 गुण माने जाते हैं साथियों, हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो काव्य अलंकार भी हो काव्य में, और गुण भी हो, 10 गुण उसमें भरपूर हों, और साथ में दोष रहित हों। काव्य दोष रहित होना चाहिए। ये रहा इस पंक्ति का अर्थ। अभी साथियों, काव्य के जो 10 गुण हैं वो कौन कौन से हैं, लिख लीजिए, रट लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काव्य के 10 गुण माने जाते हैं। क्या है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, समाधि, ठीक है, सुकुमारता, समता, उदारता, अर्थ व्यक्ति, ठीक है, और कांति। ठीक है साथियों, पूरे के पूरे हो गए। 9 हुए हैं अभी तक। ठीक है, श्लेष एक और है, श्लेष फिर से दोहरा रहा हूँ। ओज, प्रसाद, सुकुमारता, माधुर्य, श्लेष, समता, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। ठीक है साथियों, ये 10 जो है काव्य माफ करें, काव्य गुण जो है माने जाते हैं। ओके साथियों, ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद करना है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो मास्टर कैडर में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं काव्य से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित, तो याद कर लेना है। ठीक है इसको। तो साथियों, अगला जो विद्वान है वो है आचार्य भामा जी। आचार्य भामा भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में बहुमूल्य स्थान है इनका। और साथियों बता देते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है काव्यम अलंकार। और इनका जो जन्म माना जाता है वो 6ठी शताब्दी में माना जाता है। काव्यम अलंकार में जो उन्होंने मत दिया है वो है शब्दार्थो सहित तो काव्यम। क्या है? शब्दार्थो सहित तो काव्यम। और ये मत जो है इस बार हिंदी मास्टर कैडर की परीक्षा में भी पूछा गया था कि किसका है। तो साथियों, अगर आपने भामा पर टिक किया होगा तो आपका सही जवाब होगा। तो शब्दार्थों सहित तो काव्यम भामा का मत है। और साथियों, 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अभी शब्दार्थों सहित तो काव्यम का अर्थ क्या है कि शब्द और अर्थ से युक्त जो वाक्य है, जो पदावली है, वही काव्य होती है। ठीक है, शब्द और अर्थ को बहुत बड़ा स्थान देते हैं ये। और एक और बात कि अगर काव्य में लिखे गए शब्द शरीर हैं तो अर्थ उसकी आत्मा माना जाता है। आगे साथियों रुद्रट आ जाते हैं। आचार्य रुद्रट तीसरे स्थान पर। आचार्य रुद्रट का जो जन्म है वो 8वीं शताब्दी में माना जाता है। ओके साथियों, तो आचार्य रुद्रट ने अपनी पुस्तक काव्यम अलंकार में जो विचार दिए हैं वो काफ़ी हद तक भामा के विचार से मेल खाते हैं। क्या है विचार? ननु शब्दार्थों
काव्यम क्या है, ननु शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त जो पदावली है वही काव्य है। आगे साथियों जो चतुर्थ श्रेणी पर आता है वो है नाम आचार्य दंडिका, और ये जो नाम है बहुत बहुमूल्य है। काव्यदर्श पुस्तक इनकी पुस्तक है साथियों, काव्यदर्श, उसमें इन्होंने अपना मत जो दिया है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी रहा है। क्या है, शरीर तापदिष्टात व्यवच्छिन्न पदावली, क्या है, शरीर तापदिष्टात व्यवच्छिन्न पदावली। ओके साथियों, तो इष्ट अर्थ को अव्यक्त करने वाली, ठीक है, इष्ट अर्थ को अव्यक्त करने वाली, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने वाली पदावली ही काव्य है। इष्ट अर्थ को अव्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। इसका अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं। अभी इष्ट क्या है साथियों, इष्ट होता है मन को भा जाने वाला, ठीक है, जहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि इष्ट का अर्थ हम ईश्वर से भी ले सकते हैं। ईश्वर, जहाँ पर ईश्वर के दर्शन होते हों वहाँ काव्य होता है, ठीक है, उसी को, जिस काव्य पंक्तियों को पढ़कर ईश्वर या फिर मन को जो भा जाती हैं वही काव्य है। आगे साथियों पढ़ते हैं अगला विचार। आचार्य दंडी के बारे में बता देते हैं साथियों कि इनका जो जन्म है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, इस प्रकार से जाना जाता है। अगले जो विद्वान है साथियों उनका नाम है आचार्य वामन जी, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। काव्यम अलंकार सूत्र वृत्ति इनकी पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में जो इन्होंने काव्य संबंधी मत दिया है वो है सदोष गुण अलंकार हाना दाना व्यम। सदोष गुण अलंकार हाना दाना व्यम, गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्यम है, ठीक है, गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है, इसका अर्थ यह हुआ, ठीक है साथियों, लिख लीजिएगा। और बता दिया मैंने 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, ठीक है। आगे साथियों आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन, और 9वीं शताब्दी में जन्म हुआ ऐसा माना जाता है, और ध्वनि को जो काव्य की आत्मा मानते हैं। ऊपर हमने वामन का जिक्र किया साथियों, आचार्य वामन रीति संप्रदाय, जो भारतीय काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। क्या कहते हैं, काव्यास्तमा ध्वनि, ये ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है, ठीक है साथियों। आगे जो विचार दिया है आनंदवर्धन ने ही काव्य से संबंधित, वो कहते हैं शब्दार्थ शरीरम ताप्त काव्यम। क्या कहते हैं, शब्दार्थ शरीरम ताप्त काव्यम, ठीक है, शब्द और अर्थ जो हैं वो शरीर है, और मतलब शब्द अगर शरीर है तो अर्थ उसका आत्मा है। शब्दार्थ शरीरम ताप्त काव्यम, ठीक है साथियों। अगला विचार हम पढ़ते हैं। अगला विचार जो है वो है आचार्य भोज, ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है साथियों सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण इनकी पुस्तक का नाम है। बहुत चर्चित नाम है भोज का भारतीय काव्य शास्त्र में साथियों। जो काव्य संबंधी मत दिया है वो इस प्रकार से है, निर्दोष गुणवंत, क्या है, निर्दोष गुणवत काव्यम लंकारेल कृतम, निर्दोष गुणवत काव्यम लंकारेल कृतम रसान्विति कवि कुर्वन कीर्ति प्रत्यंच विदंती। क्या कह रहे हैं, रसान्विति कवि कुर्वन कीर्ति प्रत्यंच विदंती। बहुत बहुमूल्य पंक्ति है साथियों, परीक्षा में पूछी गई है। क्या है इसका अर्थ, वो कहना चाह रहे हैं काव्य जो है वो दोष रहित होना चाहिए, गुण युक्त होना चाहिए, अलंकार युक्त होना चाहिए, रस युक्त होना चाहिए, और कीर्ति और सुख देने वाला होना चाहिए, मतलब उसमें यश हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, ठीक है, और सुख जो है देने वाला होना चाहिए, ठीक है साथियों। अगला जो विचार है वो है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट जो हैं कई विद्वान इसको 10वीं शताब्दी में मानते हैं, इनका जन्म हुआ, और अधिकांश जो है 12वीं शताब्दी में भी मानते हैं। आचार्य मम्मट की जो पुस्तक है उनका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, याद कर लीजिएगा इसका नाम। और इस पुस्तक में जो इन्होंने विचार दिया है वो है इस प्रकार से, तद्दोषो शब्दार्थो संगुणा वर्णकृति पुनक्वापी। क्या है, तद्दोषो शब्दार्थो संगुणा वर्णकृति पुनक्वापी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो काव्य है वो दोष रहित होना चाहिए, ठीक है, उसमें शब्दार्थ जो हैं वो दोष रहित हों, लेकिन गुण युक्त हों, उसमें गुण होने चाहिए, काव्य में दोष रहित हो, गुण युक्त शब्दार्थों का प्रयोग हुआ हो। लेकिन अगर कविता अलंकार वहीन है, कभी कभी कहता कभी कभार अगर पुनक्वापी का शब्द का प्रयोग हुआ ना इस पंक्ति में, तदोषो शब्दार्थो सुगुणा वर्णकृति पुनक्वापी, कह रहा है कि जो शब्द हैं वो गुण युक्त होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए, लेकिन यदि उसमें अलंकारों का मतलब अलंकारों का प्रयोग कभी कभार भी हो तब भी चलेगा, मतलब अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अनिवार्य नहीं बताया है। और बहुत सारे विद्वान जिसमें जगन्नाथ हों, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य रुवक जी,
ठीक है। और भी बहुत सारे जयदेव, विश्वनाथ इनकी पंक्तियों से मतलब काव्य से संबंधित विचार जो हैं उससे सहमत नहीं हैं जो इन्होंने दिए हैं। तद्दोषो शब्दार्थो संगुणा सगुणा वर्णन कृति पुण्यक्वापी, अर्थात कि दोष रहित हैं शब्द, शब्दार्थ जो है काव्य से संबंधित जो शब्दार्थ है वो दोष रहित और गुण युक्त होने चाहिए, लेकिन अगर काव्य पंक्ति अलंकार विहीन है तब भी चलेगा, इसका अर्थ यही है। साथी उनका नाम है भाणभट्ट जी। हर्षवर्धन के कार्यकाल में माने जाते हैं कि जिनके कार्यकाल में दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने जो विचार दिए हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं और इनका जन्म जो है वो 7वीं शताब्दी में हुआ ऐसा माना जाता है। और जो विचार है वो इस प्रकार से है कि गुण अलंकार रीति रसोपेत, क्या है गुण अलंकार रीति रसोपेत, क्या कहना चाहते हैं कि रीति रस अलंकार और गुण युक्त जो शब्दार्थ होते हैं वही काव्य है, ठीक है। बहुमूल्य विचार हैं ये भी, यहाँ पर लिख लीजिए साथियों। अगला जो विचार है साथियों वो है विश्वनाथ का। विश्वनाथ का विचार ये आपको बता दूं हिंदी मास्टर कैडर में इस बार पूछा भी गया था। उनकी पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण, ठीक है। और विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी में माने जाते हैं कि इनका जन्म हुआ। और जो विचार है वो इस प्रकार से है, वाक्यम रसात्मक काव्य, क्या है वाक्यम रसात्मक काव्य। और इसमें ये कह रहे हैं कि वाक्य रस से युक्त होना चाहिए वही काव्य है, जो वाक्य रस से युक्त हैं वही काव्य हैं। तो विश्वनाथ का भी जो विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला साथियों जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य जगन्नाथ जी। आचार्य जगन्नाथ जी ये आपको बता देते हैं कि ये हुए हैं 17वीं शताब्दी में, ठीक है। आचार्य जगन्नाथ, इनकी पुस्तक का नाम है रस गंगाधर, क्या है रस गंगाधर, ओके साथियों रस गंगाधर। और ये 17वीं शताब्दी में माने गए हैं और शाहजहाँ के समकालीन माने जाते हैं साथियों। और एक और बात, इनकी पुस्तक का नाम रस गंगाधर है, उसमें इन्होंने जो विचार दिए हैं वो इस प्रकार से हैं, काव्य से संबंधित विचार हैं साथियों। कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, क्या है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, शब्द है काव्यम ऐसे बोल सकते हैं, विसर्ग लगा है शब्द है काव्यम, ठीक है। हो सकता है कि जो संस्कृत वाले अगर वीडियो जो देखें तो हो सकता है कि उनको लगे कि ये उच्चारण क्षमता इनकी थोड़ी सी उचित नहीं है, वो इस प्रकार से, क्योंकि संस्कृत नहीं मैंने पढ़ी है, लेकिन हिंदी में जे संस्कृत के श्लोक हम पढ़ रहे हैं तो भाई माफ़ी दीजिएगा अगर उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो जाए, क्योंकि शुद्ध संस्कृत तो संस्कृत आचार्य जो संस्कृत सीखने वाले ही बोल सकते हैं। तो फिर भी हम समझाएंगे साथियों। क्या है इनका विचार, वो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में, वो कहते हैं कि रमणीय अर्थ, अभी रमणीय क्या है सुंदर, ठीक है, मन को भा जाने वाला, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। मतलब मन को भा जाने वाले शब्द होते हैं उसका समूह जो है शब्दों का वही काव्य है। बिल्कुल आसान भाषा में इन्होंने बात कही है। आगे साथियों जो विद्वान है वो है जयदेव। आचार्य जयदेव जो कि माने जाते हैं कि जो 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुए हैं, ठीक है। एक्यूरेट समय इनका भी नहीं मिलता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक चंद्रलोक में जो विचार दिए हैं, क्या दिए हैं, निर्दोष गुण अलंकार लक्षण रीतिवृत्त वाक्यम काव्यम, क्या है निर्दोष गुण अलंकार लक्षण रीतिवृत्त वाक्यम काव्यम। क्या कह रहे हैं इसमें, उन्होंने जो घोषणा करी कि दोष विहीन गुण और अलंकारों से युक्त लक्षण रस रीति और वृत्ति से संपुत वाक्य ही, रीति से संपन्न वाक्य ही काव्य हैं, ठीक है। निर्दोष गुण अलंकार लक्षण रीतिवृत्त वाक्यम काव्यम। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो वामन हैं उनके संप्रदाय की भी उन्होंने व्याख्यान किया है कि रीति होनी चाहिए। मुक्त शैली में भी कविताएं लिखी जा सकती हैं, खंड काव्य में भी और महाकाव्य में भी, ठीक है। और जो काव्य है वो दोष रहित होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। और जो गुण होते हैं 10 गुण उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो साथियों ये तो रहे कुछ भारतीय काव्य शास्त्र के मुनि आचार्यों के विचार जो कि काव्य के संबंध में कहते हैं कि काव्य क्या है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण हिंदी मास्टर कैडर के दृष्टिकोण से भी और यूजी नेट हिंदी के दृष्टिकोण से भी। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो श्रृंखला के हिसाब से पहली वीडियो है और भी बहुत सारी वीडियोज़ रोज़ लाएंगे, ठीक है। इंतजार करते रहिए। अभी ये शुरुआत में आसान टॉपिक पकड़ा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो जो ऑलरेडी आता था, कोई दिक्कत नहीं है, और भी हम टफ़ से टफ़ आपके लिए हम मटेरियल लाएंगे, तैयार कर रहे हैं साथियों। और शुरुआत जो है हमेशा ही आसान काम से होती है, शुभारंभ कर रहे हैं। जिन लोगों ने जो सूत्र अभी तक नहीं पढ़े हैं ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय
बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हम भारतीय काव्य शास्त्र कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद किसी और टॉपिक पर लाएंगे, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो है वो वीडियो हम लाते ही रहेंगे। अभी काव्य हेतु काव्य प्रयोजन भी पड़ा हुआ है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।